दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। दोस्तों, जब भी हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट में आ रहा है। हमें उम्मीद होती है कि इस लोकतंत्र में जो अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि हमें वो अधिकार दे। जब हम पुलिस को देखते हैं तो हमें लगता है कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी। ये बात मैं आज आपके साथ इसलिए कर रहा हूं जनप्रतिनिधि और पुलिस की, कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो क्या किया जाए। आपको याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले हमने एक आपको खबर दिखाई थी, जहां पर एक व्यक्ति के घर में, जो एक आम आदमी है, एक अपनी ज़मीन बचाने के लिए तकरीबन 7-8 पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस के लोग मिलकर सब उस व्यक्ति का घर तोड़ देते हैं। और जब इसकी जांच होती है, जब वो व्यक्ति खुद उसकी जांच करता है, तो पता चलता है कि ना नगर निगम के पास कोई इस प्रकार के ऑर्डर हैं कि उनके घर तोड़ने के, ना ही पुलिस वालों के पास कुछ इस प्रकार के ऑर्डर थे कि आप नगर निगम के साथ जाओगे। और वो जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे घर तोड़ने के लिए। तो प्रवीण भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। भारद्वाज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल से ऊपर आज हो गए हैं। आज आपने पुतला वगैरह दहन भी किया है। हाँ, गणेश जोशी का करा सर। कैबिनेट मंत्री जो गणेश जोशी है, उनका पुतला दहन करा है हमने। मेरे घर की घटना के सर 13 महीने लगभग जब 22 तारीख को हो जाएंगे। और आपने सुना होगा कि देहरादून की मित्र पुलिस है। इस मित्र पुलिस ने बीजेपी के पार्षदों से, बीजेपी के मंत्री से, नगर निगम के अधिकारियों से बहुत अच्छी मित्रता निभाई कि आज 13 महीने होने के बाद भी आज तक इन्होंने चार्जशीट तक सबमिट नहीं करी कोर्ट के अंदर। इसके बाद मेरे घर से जो सामान लूटपाट किया गया था, मेरी वाइफ की सोने की चेन लूटी गई थी, जो क्लियर आ रही थी कैमरे के अंदर। मेरे घर का भारद्वाज जी, थोड़ा हम शुरू से समझना चाहेंगे कि शुरू से क्या मामला हुआ था। क्या जो हमारे दर्शक नए हैं, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोज नहीं देखी, ताकि वो समझ पाएँ कि एक आम आदमी किस तरीके से, अगर उसके ऊपर कुछ चीज़ हो जाती है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, एक आम आदमी को किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ती है। और ये जागरूकता के लिए भी मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, कि ताकि आप समझ सकें कि एक आम आदमी किन किन चीज़ों से जूझता है जब सत्ता प्रशासन सब एक हो जाते हैं। सर, मैं अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी का सचिव हूँ। मेरी सोसाइटी की करीब 25 करोड़ की ज़मीन है। ये गणेश जोशी ने और इनके 6 पार्षद, संजय नोटियाल, भूपेंद्र कठेत, कमल थापा, चुन्नीलाल, कैबिनेट मंत्री, हाँ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, और इसके बाद में ये 6 पार्षद थे, सत्यनाथ, योगेश घाघट, संजय नोटियाल, और इसके बाद पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम नोटियाल। इसके बाद में सिकंदर, जो पूर्व में हत्या कर चुका है, हत्यारोपी व्यक्ति है और 2.5 साल जेल में भी रह के आया है, जो आज की तारीख पे गणेश जोशी का पूरा पैसा ब्याज के ऊपर मार्केट के अंदर चला रहा है। और 10% मासिक ब्याज पे ये लोग पैसा चला रहे हैं। मैं सोसाइटी का सचिव हूँ। मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया था। विरोध करने के बाद में जब इन्होंने, आप देखिए कि इन्होंने उस ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाई, इसके बाद में उस ज़मीन के फर्जी म्यूटेशन कराया, इसके बाद उस ज़मीन का MDDA से फर्जी NOC लगा के नक्शा पास कराया है। मेरे द्वारा जब कार्रवाई की गई तो रजिस्ट्री निरस्त की गई, इसके बाद में म्यूटेशन निरस्त किया गया, और MDDA द्वारा जो पास किया गया था नक्शा, उसको भी निरस्त किया गया। फिर MDDA ने सोसाइटी की जमीन, हाँ सोसाइटी की जो हमारी ज़मीन थी, जो इन्होंने, हमारा स्मृति वन पार्क है जिसके ऊपर कब्जा किया था, और एक UD लैंड है जिसके ऊपर कब्जा करा था इन लोगों ने। उसका जब ये डिमोलिश के, फिर उसके बाद में कुछ इन लोगों ने उसमें निर्माण कार्य भी कर लिया था, जिसका आदेश 10 फरवरी 2023 को उसका आदेश किया गया MDDA द्वारा कि इसको डिमोलिश किया जाए। और वो पूरा नियमानुसार आदेश था। उसके लिए पहले 3 नोटिस इनको दिए गए थे। 10 फरवरी को लास्ट नोटिस दिया गया था, 25 फरवरी को 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था कि वो डिमोलिश होगा। इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उस क्षेत्र में एक मंदिर तोड़ा, और मंदिर तोड़ने के बाद में पूरी पब्लिक इकट्ठी करी कि ये प्रवीण भारद्वाज आया था, इसने मंदिर तोड़ा है, अच्छा, इसका घर तोड़ेंगे। मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से पहले मंदिर तोड़ दिया गया और कहा कि अरे देखो इस आदमी ने, मतलब आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को, कि जब प्रवीण भारद्वाज जी एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने एक ज़मीन का विरोध किया तो एक सोसाइटी के अंदर एक मंदिर तोड़ दिया जाता है और सबको कहा दिया जाता है कि जो मंदिर है वो प्रवीण भारद्वाज के द्वारा तोड़ा गया है। और आप देखिए, आपने पुरानी मूवियाँ देखी होगी कि जब खलनायक होते तो उनके साथ में खलनायिका भी होती है।
संजय नोटियाल की बहन संजय जो मीना नोटियाल है, उसकी पत्नी मीनाक्षी नोटियाल, उसकी जो माँ है भुवना देवी, इन लोगों ने पूरा ऐसा रोल करा जिसे खलनायक की गैंग होती है, और ये खलनायिका के रूप में इन लोगों ने उनके साथ में मिलकर काम करा। जब मंदिर तोड़ रहा था तो इनकी ये तीनों महिलाएं उन लोगों को, मंदिर तोड़ने वालों को चाय नाश्ता करा रही थी, जिसका पूरा मेरे पास वीडियो फुटेज है जो मैंने पूर्व में सबमिट भी किया है, कई जगह हाई कोर्ट में और मीडिया में भी दिया था। इन लोगों के द्वारा जब ये मंदिर तोड़ा गया तब वहाँ झूठी अफवाहें फैलाई गई कि मैंने मंदिर तोड़ा, और ये करते हुए इन लोगों ने मेरे घर पर हमला करा। अच्छा। अब आप देखिए कि नगर निगम के पास जब कोई आदेश नहीं था, तो जो हमारे क्षेत्र राजपुर थाना था, उस राजपुर थाने ने नगर निगम के साथ पुलिस कैसे भेजी? एक ये प्रश्न बनता है कि नगर निगम के साथ में पुलिस कैसे भेजी। फिर पुलिस जो आई वो पूरी भीड़ का सपोर्ट कर रही थी। करीब 80 से 100 आदमी थे जिन लोगों ने मेरे घर पर हमला करा था। पुलिस उनका पूरा सपोर्ट कर रही थी, और इन सब लोगों के पीछे जो भू माफिया सबसे बड़ा जो राक्षस बैठा हुआ है, वो कैबिनेट मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है जो इस समय है, गणेश जोशी, वो इसमें पूरा इन्वॉल्व था। उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या है कि पुलिस ने भी इनका सपोर्ट करा। मेरे मतलब आप देखिए, पार्षद संजय नोटियाल पेट्रोल लेके आया था मेरे पूरे परिवार को जिंदा जलाने के लिए, जो सारा सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर एक मोबाइल छीन ले किसी से या कोई पर्स छीन ले तो उसको पुलिस मारते हुए ले जाती, बंद कर देती है। इतनी बड़ी घटना जिसका सारा एविडेंस सामने है, जिसके 24 गवाह जो है, जो अभी रेडी है, बिल्कुल तैयार है गवाह देने के लिए, जिन्होंने कई जगह गवाही दी भी है, तो उसके बाद आपने उनमें से एक व्यक्ति, मतलब बताइए 80-100 में से एक व्यक्ति को भी आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार नहीं करा। ये गणेश जोशी का आज पूरे शहर के अंदर कहीं भी अगर जमीनों का घोटाला हो रहा है, जमीनें कब्जा की जा रही है, लोगों के घरों में लूटपाट की जा रही है जमीनों की, तो उसमें सबसे पहला नाम शहर के अंदर निकल के आता है गणेश जोशी। कोई भी बोलता है ये किसके आदमी है, गणेश जोशी। आप देखिए कि कुछ मतलब 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर मंदिर, उसका पार्किंग क्षेत्र आप लोगों ने देखा होगा। यही जो 80-100 लोग मेरे घर पे आए थे, यही लोग उस जमीन को भी कब्जा करने पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे सब पंडित जो गुरुजी थे उन लोगों ने विरोध करा, डीजीपी जीपी से बोला, तब जाके जो लोग वहाँ से गए, नहीं तो ये लोग वो जमीन भी कब्जा कर चुके होते। यही कारण है कि जो बाकी पार्षद भी आए थे उनके साथ। हाँ, यही कारण है कि बाकी मतलब एक गैंग पूरा बना रखा है, पूरा इनका गैंग बना हुआ है, और ये सब एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। देखिए, गणेश जोशी की जो चप्पल चाटता है पूनम नोटियाल, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष इनका, संजय नोटियाल, कमल थापा, भूपेन कठेत, ये सब चप्पल चाटते हैं पूनम नोटियाल की। अच्छा। क्योंकि ये सब एक दूसरे चप्पल चाट के जो इकट्ठा पैसा करते हैं, वो जो गंदगी है उससे जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अच्छा। मीना नोटियाल जो है उसने मेरी पत्नी की चेन छीनी, जो सीधे सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, लेकिन आज तक उससे चेन जब्त नहीं की गई, पुलिस ने लूट का सामान तक जब्त नहीं किया गया। गणेश जोशी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, मतलब जब ये राजनीति में नहीं आया था, एक ऐसे टूटे फूटे स्कूटर पे चलता था जिसमें कई जगह दसियों कीक मारना पड़ती थी, तब वो जाके स्कूटर स्टार्ट होता था। एक टूटे फूटे स्कूटर पे चलने के बाद में गणेश जोशी आज करोड़ों की संपत्ति इकट्ठे करके बैठा हुआ है। अभी 600 करोड़ का एक घोटाला हुआ था जिसके सीबीआई जांच के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किया था, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? आज दूसरी पार्टी का कोई मंत्री, नेता, मिनिस्टर कुछ होता तो आप तत्काल उसको ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते, उसकी सारी रिपोर्ट ओपन कर देते। आपका मंत्री है, करोड़ों की संपत्ति उसके पास कहाँ से आई? ये आप अभी तक क्या रहा है इस केस में? थोड़ा हम उससे टॉपिक से भी भटक जाएंगे। जब उसके बाद आप पे हमला कर दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद जैसे मेरे पर हमला करा, फिर 307 का मेरे ऊपर झूठी केस डाला। आपके ऊपर उल्टा? हाँ, मेरे ही घर पर हमला करा, मेरे घर पर लूटपाट करी, तोड़फोड़ करी, और मेरे ही खिलाफ 307 का झूठी केस डाला। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने 307 का केस खत्म कर दिया। उस न्यायालय ने उनको हड़कान लगाई जिससे घर पे हमला हुआ है उसके ऊपर? उच्च न्यायालय ने, अभी मैंने चार्जशीट के लिए भी केस डाला था उच्च न्यायालय में, तो चार्जशीट के लिए लास्ट 90 डेज की इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी पुलिस से, लेकिन 22 तारीख को क्या है कि किसी कारणवश वहाँ पे लिस्टिंग में सुनवाई नहीं हो पाई है। अब नेक्स्ट डेट लगेगी, उसको पता चलेगा, लेकिन आज तक पुलिस ने चार्जशीट सबमिट नहीं की गई है इसमें, और उम्मीद है कि शायद पुलिस इसमें है कि इसमें चार्जशीट सबमिट करने में काफ़ी घपले करेगी। इनको कई लोगों को बचाने में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि पुलिस टोटल उन लोगों का सपोर्ट कर रही है। कई पुलिस के अधिकारी हैं
जो हाई कोर्ट के द्वारा जब 307 खत्म कर दी गई है, पुलिस ने भी लिख के दिया है कि 307 चार्जशीट में इनकी हटा ली गई है। उसके बाद भी पुलिस के कुछ अधिकारी है, जैसे एक विजेंदर चौधरी है चौकी इंचार्ज जाखन, वो आज भी मुझे बदनाम करने के लिए लोगों से बोलता है कि उसके खिलाफ तो 307 का केस है। मतलब आप देखिए कि इनकी मतलब किस प्रकार का इनका पूरा संगठन है। अभी आपको आप थोड़ा सा मुद्दे से मैं भटकते हुए बात करूंगा। आज की तारीख में सारी मादक पदार्थों का धंधा हमारे क्षेत्र में चल रहा है। उसमें इन्हीं नेता का संजय नोटियाल के काफ़ी कुछ लोग हैं। अगर उन लड़कों को पकड़ाना है तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोलता हूँ कि मेरे को मालूम है कौन कौन लोग कर रहे हैं और आपको मैं पकड़वाने में पूरी मदद कर सकता हूँ जहाँ से ये लोग धंधा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस पूरी लोकल पुलिस इन्वॉल्व है, इसलिए उसमें कोई भी हाथ नहीं डाल रहा है। और क्या क्या परेशानी, जैसे आपने बताया कि 307 ऊपर आपके उल्टे रहे, क्योंकि मैं थोड़ा जानना भी चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी के साथ जो घटना होती है, जब शासन प्रशासन एक साथ होता है, तो मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा जो आप अभी तक लगे हुए हैं। सर, इसके बाद में लगातार मुझे धमकियाँ मिलती रही है। बीच में मुझे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा के मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी मैंने कंप्लेन पुलिस चौकी जाखन में की थी, लेकिन उसकी आज तक FIR दर्ज नहीं की गई। फिर मुझे एक ऑफर, पहले 50 लाख रुपए का ऑफर भेजा, फिर 2 करोड़ रुपए का ऑफर भेजा। ऑफर ये भेजा कि आप पैसा ले लो, समझौता कर लो। अच्छा। और अगर समझौता नहीं करोगे तो आप शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको मार देंगे। अच्छा। फिर मुझे ऑफर भेजा है कि आप BJP ज्वाइन कर लो, आपको राज्य मंत्री बना देते हैं और आपस का मामला है, ये सब चीज़ खत्म करो। क्या एक किसी के परिवार की, किसी की पत्नी का अपमान की, किसी के नाबालिग बेटे के अपमान की, क्या ये छोटी छोटी सी कीमत होती है कि आप किसी को राज्य मंत्री बना दो, किसी को 2 करोड़ रुपए दे के और बोल दो कि भाई समझौता कर ले? तो ये क्या इन्होंने एक पूरा गुंडा तत्व मचा के रखा है कि पहले गुंडागर्दी करो, उसके बाद में दबाओ, अगर कोई व्यक्ति ना दबे तो उसको पैसे से खरीद लो या फिर उसको पॉलिटिक्स में शामिल करके खरीद लो। ये पूरा इन लोग गंदगी शहर के अंदर फैला के रखी है। इसके अलावा और कुछ ज़मीनें भी कब्जा रखी है इस पूरे गैंग ने? पूरे गैंग ने काफ़ी ज़मीनें कब्जा रखी। मेरे जाखन क्षेत्र में आज की तारीख में आप देखिए, संजय नोटियाल जब पार्षद बना, संजय नोटियाल बिल्कुल भीख मंगा था और आज की तारीख में कम से कम उसके पास में 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। खाली एक छोटा सा पार्षद जो 5 साल में जिसने रहा, 8 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसने एक फॉरेस्ट की ज़मीन कब्जा करी, फॉरेस्ट की ज़मीन पर उसने एक रिसोर्ट बनाया है, जो उसका रिसोर्ट चल रहा है। जाखन क्षेत्र में जगह जगह उसने नगर निगम की कम से कम आप मान के चलिए कि 8 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची है उसने। और अगर निरीक्षण करना चाहे तो मैं पुलिस को भी निरीक्षण करा सकता हूँ, यहाँ की सरकार को भी निरीक्षण करा सकता हूँ, और आप मीडिया कर्मचारी चाहेंगे तो उनको भी, मैं पूरे मीडिया को भी चल के वहाँ पर निरीक्षण करा सकता हूँ जहाँ इसने ज़मीनें कब्जा करी है और 10-10 लाख, 15-15 लाख, 8-8 लाख में जो वहाँ पे ज़मीनों को बेचा है। इन सब के बीच में देख रहा था कि आपने पुतला दहन भी किया मुख्य सचिव जो रहे हैं ओम प्रकाश, तो इनका क्या रोल है बीच में? सर, इसमें जो मुख्य सचिव ओम प्रकाश है, तो ये इन्होंने मेरे क्षेत्र में भी 4 बीघा जमीन कब्जा करके रखी है। अंसल ग्रीन वैली में, बांडावाला में इन्होंने 2.5 बीघा जमीन कब्जा करके रखी है। मुख्य सचिव ने करी हुई है? हाँ, मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी ये ओम प्रकाश जो है, इन्होंने जमीनें कब्जा करके रखी है। और अभी मैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, अभी उनका भी खुलासा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी करोड़ों रुपए के घोटाले करे हैं। कई कंपनियों से उनके घोटाले बचाने के लिए, कईयों को टेंडर देने के लिए, कई उन्होंने ऐसे काम करे हैं जिससे करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला करा है, जो अभी जल्दी ओपन होगा, आप सब लोगों के सामने आएगा। ओम प्रकाश ने भी करोड़ों रुपए की उनके पास संपत्ति इकट्ठे करके रखी है। बिहार में उनकी संपत्ति है, दिल्ली में उनकी संपत्ति है, नोएडा में उनकी संपत्ति है, लखनऊ में उनकी संपत्ति है, देहरादून में तो खैर कई संपत्तियाँ उनकी है ही सही। कई ऐसी संपत्तियाँ हैं जो इन्होंने दूसरे लोगों के नाम से खरीद के रखी है। इनका कई जगह एक बड़ा होटल भी चल रहा है, जिसका भी अभी मैं खुलासा करूंगा। तो कई संपत्तियां ओम प्रकाश ने कब्जा करके रखी है, जिसका टाइम आने पे जल्दी अभी खुलासा होने वाला है। भारद्वाज जी, आप काम क्या करते हैं? सर, मेरा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है और इन लोगों के आप लड़ रहे हैं, एक आम आदमी होते सर, मेरा इस साल पूरा 8-9 महीने मैंने बिल्कुल बिजनेस नहीं करा। मैं केवल 8-9 महीने से खाली अपने परिवार का जो स्वाभिमान है उसको लौटाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, अगर समाज में सभी लोग चुप बैठ जाएंगे तो बिल्कुल इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। और मैं समाज में सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आपके साथ क्राइम होता है, अगर आपके साथ अपराध होता है, तो आप आवाज़ उठाओ। आप गरीब हो, अमीर हो, ये मत सोचो। अगर आप हिम्मत से आवाज़ उठाते हो तो आप देखो कि आपके साथ भगवान देगा, ईश्वर देगा आपका साथ। और ये जितने भी
अपने भू माफिया टाइप के लोग हैं या जो गुंडा तत्व आपके साथ गुंडागर्दी करता है, ये निश्चित है कि इनकी हार होगी और ये एक समय आएगा कि ये आपके चरणों पे गिरेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे। लगता है अब इंसाफ मिल पाएगा कोर्ट वगैरह से? सर, न्यायालय से मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो गुंडागर्दी पूरे शहर के अंदर मचा रखी है, ऐसा ना हो कि पब्लिक परेशान होकर कोई हिंसात्मक रूप धारण कर ले और ये जो नेता लोग अपने गुंडे पाल पाल के गुंडागर्दी करा रहे हैं, तो कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि इन नेताओं को मुंह छुपाने की जगह ना मिले और पब्लिक इतनी हिंसात्मक हो जाए कि इनको घर से निकाल के मारे। तो मैं वैसे चाहता हूँ कि भगवान ईश्वर कभी ऐसा ना समय आए, देश में कभी ऐसी व्यवस्थाएं ना खराब हो। लेकिन आज भी मैं नेताओं को सतर्क करना चाहता हूँ कि आप ये गुंडागर्दी ख़त्म करो, नहीं तो वो समय जल्दी नहीं है जो आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। घर परिवार में भी अभी परेशान रहते हैं? सर, परेशानी बहुत है घर परिवार में। मानसिक रूप से तो परेशानी यही सही, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का करियर इस समय लास्ट मोमेंट पे चल रहा है, तो उनके एजुकेशन पे भी बहुत परेशानी आ रही है। मेरी वाइफ के साथ में भी जो मारपीट हुई थी, तो मेरी वाइफ भी काफ़ी डिप्रेशन में चले जाती, लेकिन मैंने उनको साथ दिया काफ़ी, और साथ दे के उनको बहुत समझाया, तब जाके वो थोड़ी सी अभी नॉर्मल स्थिति में है। नहीं तो मान के चलिए कि अगर मैं इतना हिम्मत नहीं करता तो वो शायद वो डिप्रेशन में चली जाती, और डिप्रेशन से शायद वो निकल भी नहीं पाती। लेकिन इन लोगों ने जो 100 लोगों को लेके मेरे घर पे आए, आप देखिए कि ईश्वर हमेशा सच्चे व्यक्ति का साथ देता है। जिस दिन ये लोग मेरे घर पे इन लोगों ने हमला करा, तो हमला करने के बाद में पहले इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी, हमने उसका गेट बंद कर लिया, फिर इन लोगों ने उस गेट को तोड़ा। जब इन लोगों ने गेट को तोड़ा तो उसी समय मेरे जो डॉग था तो उसने चेन तोड़ दी। वो अकेला डॉग, सिंगल डॉग इन 100 सुअरों के ऊपर हावी हुआ और उसने इन 100 सुअरों को पूरे मैदान में भगा दिया, और पूरा ऐसा भगाया इनको कि ये पूरी भगदड़ मच गई पूरे क्षेत्र में। और उसी में डॉग के कारण आज मेरा जो परिवार जीवित है, वो खाली उसी डॉग के कारण है कि जो एक अकेला डॉग, जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जिसको मैं पूरा हर इनकम टैक्स इतना जमा करता हूँ और इसके बाद हर प्रकार से मैं गवर्नमेंट का वो साथ देता हूँ, आज मेरी एक एक सुई भी अगर है तो उसका भी मैं हिसाब गवर्नमेंट को दे सकता हूँ कि मेरा हर चीज़ गवर्नमेंट को वो करके रखी है। लेकिन आज पूरा जब सिस्टम की मुझे ज़रूरत थी कि सिस्टम मेरी मदद करे और इन गुंडों से बचाए, तब उस सिस्टम ने नहीं बचाया। एक वो जो पालतू डॉग था मेरा, जिसको 3 साल पहले लेके आया था मैं, उस डॉग ने इन लोगों को सुअरों की तरह वहाँ से भगाया और मेरे परिवार की पूरी रक्षा करी, जिसके कारण आज मेरा पूरा परिवार जीवित है। चलिए भारद्वाज जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी आपको हाई कोर्ट से भी राहत मिले। तो शुरुआत में जो मैंने कहा था कि जनप्रतिनिधि आप चुने, तो ज़रा सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम इसीलिए चुनते हैं ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो बचा रहे। और ये प्रवीण भारद्वाज की जो एक कहानी नहीं, ये पूरी हकीकत है कि किस प्रकार से सिस्टम के मारे हुए हैं, जहाँ पर पुलिस साथ नहीं है, जहाँ पर पार्षद पूरे घर पे हमला कर रहे हैं, जहाँ पर जो नगर निगम की टीम है बिना नोटिस का इनका घर तोड़ के जा रही है, और लास्ट में अब हाई कोर्ट के शरण में। तो ये सब सिस्टम के ही पार्ट है, और एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती है इस सिस्टम से लड़ते लड़ते, क्योंकि एक हैंडीक्राफ्ट का ये काम करते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और आप इनसे उलझ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसी नौबत आखिर क्यों आ रही है? क्यों हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है? क्यों हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है? क्या सब जो कैबिनेट मंत्री जिनका ये नाम ले रहे हैं, गणेश जोशी, उनकी एक कठपुतली बनकर रह गया है पूरा सिस्टम? और उस जोशी को शायद हम और आप लोगों जैसे नहीं वोट देकर जितवाया है, क्योंकि जैसे कह रहे थे कि पहले एक स्कूटर पे वो घुमा करता था, आज करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी भी पड़ेगी जब हम वोट देते हैं, क्योंकि वोट की हमारी वो कीमत। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रवीण भारद्वाज जी के साथ ये पूरा हादसा हुआ है, वैसे किसी और के साथ ना हो और एक लोकतंत्र हमारा मजबूत बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।